निर्वाचन क्षेत्र, परिसीमान, ईवीएम, वीवीपीटी और आरक्षण, ये सब क्या है? तो चलिए आज की इस क्लास में इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हैं। सो वेलकम स्टूडेंट्स टू एआई एजुकेशन एंड स्टडी विद अनस सर। आज की जो हमारी क्लास है ये पार्ट 2 की क्लास है, अपनी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3 चुनाव और प्रतिनिधि की। अगर आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा तो पार्ट 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है एंड अदरवाइज प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप डायरेक्टली जाके गो थ्रू हो सकते हो, सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो और जो प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ ली हैं अनदर चैप्टर्स की, उनकी सबके लिंक आपको आई बटन में देखने को मिलेंगे। कहीं भी किसी तरीके से कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एआई एजुकेशन आपकी हर तरीके से मदद करेगा और हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक आता है वो आता है निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण, परिसीमान और साथ ही साथ ये आरक्षण का मतलब ही क्या है और ईवीएम, वीवीपीटी, इन सब का मतलब क्या है, आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो देखो शुरुआत करते हैं निर्वाचन क्षेत्रों से। तो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या होता है समझो। देश को छोटे छोटे इलाकों में बांटा जाता है वोटिंग के लिए, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों का मतलब यह है कि चुनाव को संपन्न कराने के लिए इस पूरे देश को अप्रत्यक्ष रूप से करवाने के लिए चुनावों को इस पूरे देश को छोटे छोटे इलाकों में बांट दिया जाता है, जिससे हर एक जनता का ग्रुप अपने प्रतिनिधि को चुन सके और उसको आगे भेजकर अपने कामों पर, अपने समाज पर जो है वो प्रकाश डलवा सके। तो ये काम है। तो देश को छोटे छोटे इलाकों में बांटा जाता है वोटिंग के लिए। जैसे कि आप देख पाओगे लोकसभा के अंदर जो होती है वो 543 निर्वाचित क्षेत्र होते हैं और उसमें ये ध्यान रखना कि एक निर्वाचित क्षेत्र का मतलब यह है कि एक एमपी। बट यहीं पर अगर हम बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर राज्य के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में आपके 403 निर्वाचित क्षेत्र हैं और यहीं पर अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 70 निर्वाचित क्षेत्र आते हैं। तो विधानसभा के अंदर जो निर्वाचित क्षेत्रों का आरक्षण होता है वो उस क्षेत्र की जनसंख्या के हिसाब से होता है, उस क्षेत्र के आकार के हिसाब से होता है। परंतु अगर हम बात करेंगे लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर 543 मेंबर होते हैं और इन 543 मेंबर का मतलब यह है कि एक निर्वाचित क्षेत्र का एक प्रतिनिधि। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब ये परिसीमान क्या है, देखो परिसीमान का अर्थ है लगभग हर 10 साल बाद जनसंख्या का आकलन करके जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचित क्षेत्रों की सीमा को दोबारा तय किया जाता है, जिससे सभी प्रतिनिधि बराबर स्तर पर जनता को प्रकाशित कर सके और उनकी बातों को समझ सके। जैसे कि आप देखोगे कि दुनिया में डेली लोग जो हैं वो पैदा होते हैं और डेली लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसे ही अगर हम अपने देश की बात करें तो इस देश के अंदर भी न जाने कितने लोग एक चुनाव देने के बाद जब अगले चुनाव आते हैं तो जब तक वो बचते ही नहीं है और न जाने कितने लोग पैदा हो जाते हैं। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हर 10 से 15 साल बाद जो है वो जनसंख्या का आकलन किया जाता है और उस आकलन के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों का दोबारा आरक्षण किया जाता है। आखिरी जो आरक्षण हुआ था निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमान के माध्यम से वो हुआ था आपका 2008 के अंदर। 2008 के बाद अभी तक लगभग कोई नहीं हुआ। अब होगा तो ये 29 के चुनाव के बाद होगा। ठीक है, तो परिसीमान जो अब डन किया जाएगा दोबारा से वो होगा लगभग 2029 के चुनाव के बाद। तो ये आपका हमने क्या समझा, निर्वाचन क्षेत्रों को समझा और परिसीमान को समझा। अब हम ये देखते हैं कि जैसे आप जानते हो कि हमारे देश के अंदर अनेक विभिन्नताएं हैं और उन अनेक विभिन्नताओं में जो हमारे देश में सबसे बड़ी जड़ है वो सबसे बड़ी जड़ है जाति की। यानी कि इसकी इतनी लंबी शाखा है कि इसकी इतनी लंबी शाखा है कि इस शाखा के भेदभाव को दूर करने के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दे दी, कितने लोगों ने संघर्ष किए, कितने लोगों ने आंदोलन किए। उसमें सबसे बड़ा नाम हमारे पास आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ये ठाना था कि हम अपने देश के अंदर से जातिवाद की प्रथा को ही खत्म कर देंगे, सबको एक समान घोषित करेंगे। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमारे देश के संविधान ने इन सभी लोगों पे जिनकी संख्या कम है जाति के अकॉर्डिंग उनका आरक्षण किया, जिससे सरकार इनकी बातों को समझ सके, इनकी बातों को सुन सके और जो ये वर्ग पिछले समय में पिछड़ गया था, मतलब पढ़ाई लिखाई विकास के स्तर से दूर था, तो इनको विकास के स्तर तक लाने के लिए भी बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं सरकारी नौकरियों में, सरकारी कॉलेजेस के अंदर, उन सभी के अंदर। तो फटाफट से समझते हैं कि आरक्षण एससी एसटी क्या है, ओबीसी का आरक्षण कहां पर है और वुमेन रिजर्वेशन यानी कि औरतों का आरक्षण किस जगह पर स्थित है हमारे संविधान के अंदर। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात करें अगर आरक्षण की, तो आरक्षण एससी एसटी ओबीसी और महिलाओं के हिसाब से अलग अलग अधिनियम यहाँ पे बताए गए हैं, तो वो समझते हैं। देखो एससी एसटी की अगर हम बात करें तो लोकसभा के अंदर कुल 131 यानी 131 सीट जो है वो एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। वो कैसे, एससी के लिए 84 सीट आरक्षित है लोकसभा में और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित है।
विधानसभा के अंदर बात करें तो जनता के हिसाब से यहाँ पे प्रावधान होते हैं, आरक्षण होते हैं कि जिस एरिया के अंदर एससी व एसटी की जनसंख्या ज्यादा होती है वहीं पर सीट जो है वो आरक्षित कर दी जाती है। जैसे कि अभी आपने देखा कि विधानसभा के अंदर निर्वाचन क्षेत्रों का आरक्षण भी वहां की जनसंख्या के हिसाब से होता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में 403 है और यहीं पर दिल्ली के अंदर सिर्फ 70 है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखें, जनसंख्या के आधार पर एससी व एसटी का हर चुनाव से पहले आरक्षण कर दिया जाता है। हम बात करें ओबीसी के लिए, तो ओबीसी के लिए लोकसभा के अंदर किसी तरीके का कोई आरक्षण नहीं है, परंतु पंचायत के स्तर पर कई राज्यों के अंदर 27% का आरक्षण इनके लिए हैगा, ये आप ध्यान रखना। बात करें अगर महिला आरक्षण की, तो महिला आरक्षण यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के तहत ये प्रावधान आया है कि लोकसभा व विधानसभा में 33% की सीट जो है वो इनकी आरक्षित होंगी। बट आपको मैं याद दिलाऊं कि ये जो 33% सीट आरक्षित करने की बात की गई है लोकसभा या विधानसभा के अंदर, दोनों में ही लगभग 33% सीट आरक्षित होगी, तो वो अप्लाई होगी 2029 के चुनाव में। अभी ये अप्लाई नहीं हुआ, ये कानून आया है 2029 के चुनाव में ये अप्लाई होगा। अभी के लिए क्या है कि अभी लोकल बॉडी में पहले से ही महिलाओं के लिए 33 से 50% तक की सीटें जो है वो आरक्षित हैं। तो ये हमने समझा पूरा आरक्षण वाला केस। अब हम समझते हैं अपने इस पार्ट 2 का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यानी कि चुनाव आयोग। तो चुनाव आयोग एक ऐसी चीज है जिसको खुद हमारा संविधान अनुच्छेद 324 के माध्यम से शक्तियां प्रदान करता है। और वो शक्तियां क्या है, जैसे कि पार्टियों का बजट तैयार करना, जनगणना की तैयारी करना कि आखिर इस वर्ष हमारे देश के अंदर कितने व्यक्ति चुनाव में मत देने के लिए तैयार हो गए हैं, यानी 18 वर्ष से अधिक की उम्र हो गई है, और कितने व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये कार्य सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से घर घर जाकर किया जाता है, जिसके माध्यम से पता लग जाता है कि किस घर में कितने व्यक्ति हैं और कितने व्यक्ति नहीं है। पार्टियों का चुनाव चिन्ह भी आरक्षित चुनाव आयोग ही करता है। जैसे हर पार्टी चुनाव लड़ने के लिए उसका कुछ ना कुछ चुनाव चिन्ह होता है, जैसे कि कमल हो गया, झाड़ू हो गया, हाथी हो गया, हाथ हो गया। तो इन सब चीजों को जो है वो आरक्षण चुनाव चिन्ह करना जो आपका चुनाव आयोग कर रहा है। फिर आता है चुनाव प्रक्रियाओं को पूरा कराने के लिए, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए ईवीएम व वीवीपीटी की प्रणाली का उपयोग किया जाता है, जिससे मतदान बहुत आसानी से और बहुत निष्पक्षता के साथ होता है। यह भी क्या होता है समझेंगे, टेंशन मत लीजिए। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए संविधान खुद चुनाव आयोग को शक्ति प्रदान करता है और यह कर्तव्य भी प्रोवाइड करता है कि हर एक सरकार को इसकी दी गई गाइडलाइंस को मानना पड़ेगा। और चुनाव आयोग जो है वो आचार संहिता पे काम करता है, यानी कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर, जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकता, और पार्टियां सरकारी गाड़ी, पैसा व हेलीकॉप्टर जैसे संसाधनों का एक सीमा से ज्यादा उपयोग नहीं कर सकती। ये सब चीजें जो है वो चुनाव आयोग बताता है। और मैं आपको बताऊं कि अगर किसी पार्टी का प्रतिनिधि चुनाव आयोग के द्वारा दिए गए दिशा व निर्देशों को नहीं मानता, तो चुनाव आयोग के पास यह भी शक्ति है कि वह उसे उस पार्टी से निष्कासित भी कर सकती है और चुनाव भी नहीं लड़ने दे सकती। यह आप ध्यान रखना, यह चुनाव आयोग के पास शक्ति होती है। तो चुनाव आयोग स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जगह जगह पर बहुत हाई अलर्ट व सिक्योरिटी जारी करता है, जिससे चुनाव होते समय भी, यानी मतदान होते समय भी कोई भी फ्लक्चुएशन ना आ सके चुनाव के अंदर। तो ये हमने क्या समझा, पूरी तरीके से चुनाव आयोग के बारे में समझा। अब हम समझते हैं कि ये ईवीएम वीवीपीटी क्या है। और आपने एक सवाल हर जगह सुना होगा कि ईवीएम मशीन में घोटाला हो गया, घोटाला हो गया। इस घोटाले का जवाब भी आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो फटाफट से बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड। ईवीएम एंड वीवीपीएटी, अब ये क्या होता है जिसके माध्यम से चुनाव आयोग इतना इस पे बात कर रहा है कि हम इसके माध्यम से चुनाव करवा रहे हैं, सब चीजें बढ़िया चल रही हैं। तो आखिर क्या है, देखो, ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, यानी कि अब यहां से क्या होता है कि आपने अपने पेरेंट्स के मुंह से सुना होगा कि जब वोट डालने जाते हैं तो एक मशीन होती है, वहां पे हर पार्टी के प्रतिनिधि का नाम लिखा रहता है, वह उसका चुनाव चिन्ह होता है, और उसको हम दबा देते हैं तो वहां लाइट जल जाती है। उस लाइट के जलने के बाद 7 सेकंड के अंदर उसके बराबर वाली मशीन के अंदर एक पर्ची निकल कर आती है। उस पर्ची पर उस पार्टी को दिया गया, जिस पार्टी को आपने चुनाव मतलब मत दिया है, उसका चुनाव चिन्ह वो है, वहां पर आ जाता है। तो ये है ईवीएम एंड वीवीपीएटी। 2019 से ईवीएम मशीन के साथ वीवीपीएटी मशीन का यूज किया जा रहा है। और ये हैक क्यों नहीं होता, ये इन 5 पॉइंटों के माध्यम से भी समझेंगे। पहले देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम, वीवीपीएटी का मतलब क्या है, वोट वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। तो वोट डालने के बाद तो यहां पे वोट डालने के बाद जो होता है वो 7 सेकंड के अंदर मशीन पर एक पर्ची दिखती है जिसमें पार्टी का चुनाव चिन्ह होता है, जो ये बताता है कि हमने जो वोट दिया है वो सही दिया है। और मैं आपको बताऊं कि ये जो पर्ची दिखती है ना, वह पर्ची अगर कभी कंट्रोवर्सी होती है, कभी ये बात उठती है कि जो चुनाव है वो स्वतंत्र नहीं हुए, निष्पक्ष नहीं हुए, तो इन्हीं पर्चियों को काउंट किया जाता है, जो कि एक बेहतरीन उदाहरण है हमारे देश के अंदर स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव का। क्लियर। अब देखो ईवीएम हैक क्यों नहीं हो सकता। अब हमारे पास सवाल ये आता है कि सर ये ईवीएम हैक क्यों नहीं
हो सकता, क्योंकि ईवीएम से आने से पहले तो हमारे देश के अंदर पर्ची वाले वोट डलते थे। उस पर्ची वाले वोट पे क्या होता था, एक मोहर होती थी, एक कागज का टुकड़ा होता था, अलग अलग पार्टियों के चुनाव चिन्ह के साथ जो बंदा जिसको वोट देना चाहता था उसमें उसका अपनी मोहर लगा के, नाम वगैरह का कुछ होता होगा उसमें मोहर लगा के और एक बॉक्स के अंदर डाल दिया करते थे। बाद में उन बॉक्स के अंदर पर्चियों की काउंटिंग की जाती थी, जिसकी पर्चियां ज्यादा होती थी जिस भी पार्टी की, उसको विजय घोषित कर दिया जाता था। परंतु इसमें क्या था ना, बहुत सारी चीजें थी भाई, पेटियां गायब हो जाया करती थी, दबंगों के द्वारा कोई गलत काम कर दिए जाते थे, तो बहुत सब चीजें थी। तो थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हम लाए अपने अंदर और उस मॉडिफिकेशन के अंदर हमने ईवीएम इंट्रोड्यूस किया। और ईवीएम इंट्रोड्यूस करने के माध्यम से अब हमारे पास सवाल यह आता है कि सर ये ईवीएम है क्यों नहीं हो सकता। तो इसका जवाब समझो। देखो, इंटरनेट कनेक्शन कोई भी नहीं है इस मशीन के अंदर, ना ही कोई ओटीपी सिस्टम है, ना ही कोई कोड सिस्टम है जो कि ये बताता है कि ये हैक तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वीवीपीएटी के माध्यम से प्रूफ मिल जाता है कि भाई आपने जिस पार्टी को वोट दिया है उसकी वहां पर्ची कटकर आ जाती है, जो एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि आपका दिया गया मत बिल्कुल सही जगह गया है। वोटिंग से पहले मशीनों का परीक्षण होता है। मैं आपको बताऊं कि हर एक वोटिंग बूथ पर हर एक पार्टी का एक एजेंट होता है, एक नहीं कई एजेंट होते हैं जो ये देखते हैं कि चुनाव स्वतंत्र व निष्पक्षता के साथ हो भी रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ चुनाव आयोग जो है वो फिजिकल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है बहुत जबरदस्त तरीके से। फौजी, सिपाही, पुलिस सब लोग होते हैं जो बताते हैं कि भाई किसी भी दबंगी जो है वो दबंगी वहां चलने नहीं वाली, क्योंकि वो जो है वो सरकारी अंडर चुनाव आयोग के अंडर में काम हो रहा है, यानी संविधान के अनुच्छेद 324 के माध्यम से काम वहां पर हो रहा है। तो परीक्षण का मतलब क्या है सर? ईवीएम मशीन आने के बाद हर एक पार्टी के एजेंट के अंदर उस मशीन का परीक्षण होता है कर्मचारियों के माध्यम से, जहां पर 100-200 बार अलग अलग पार्टियों को वोट दिए जाते हैं, जिससे पता लगता है कि जो वोट देने की प्रणाली है वह पर्ची सही कट के आ भी रही है या नहीं, या ईवीएम मशीन के अंदर कोई गलती या कोई परेशानी है या नहीं। फिर बाद में उन सब पर्चियों को डिटेक्ट करके बाद में हटा दिया जाता है, या फिर जब काउंटिंग होती है तो उन परीक्षण में दिए गए वोटों को माइनस कर दिया जाता है। तो ये आपका जो है 5 पॉइंट निकलते हैं जो हमें सबूत देते हैं कि ईवीएम मशीन है क्यों नहीं हो सकती। आई बात समझ में? तो ये हमने क्या समझा, ईवीएम एंड वीवीपीएटी समझा। और आज की इस क्लास के अंदर इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और क्या पढ़ेंगे मैं अभी बताता हूं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि चुनाव प्रतिनिधि भारत के अंदर उसको कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और साथ ही साथ टीएनसी का मतलब क्या होता है, नोटा का मतलब क्या होता है, और एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अगली क्लास के अंदर ही पता लगेगा। और बने रहिएगा हमारे साथ और अगली क्लास को देखकर इस चैप्टर को फिनिश कर दीजिएगा। तो लगभग 3 पार्ट्स के अंदर हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। मैंने पार्ट 1 के अंदर आपको क्लियर कर दिया था। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी अवेलेबल है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्लेलिस्ट का लिंक भी अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप इस सेशन की प्लेलिस्ट को ज्वाइन करके उसको देखकर पिछली क्लासेस यानी पिछले चैप्टर्स को भी बहुत अच्छे से इफेक्टिव एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ सकते हो। लगभग सभी चैप्टर को हमने 1 2 3 चैप्टर पार्ट्स के अंदर जो है वो कवर अप किया है। ठीक है, तो जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के अंदर, और नेक्स्ट पार्ट के अंदर फटाफट से इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और बचे हुए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे जो शायद आपकी बुक में भी ना हो और क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाए, जैसे कि नोटा क्या होता है, ये क्या है, टीएनसी का मतलब क्या है, इन सभी चीजों को हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मिलते हैं जल्दी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे कंसिस्टेंट, फोकस ऑन योर गोल, नॉट फोकस ऑन योर प्रॉब्लम।